अस्सलाम वालेकुम। आप टीवी से मैं हूं फैसल खान सूरी। नाज़रीन, ज़हीर केस के हवाले से एक बयान आया है अल्लामा शबीर हसन साहब का, जो कि मरकज़ी सेक्रेटरी जनरल शिया उलमा कौंसिल पाकिस्तान है। उनकी जानिब से एक बहुत बड़ा बयान आया है। सबसे पहले मैं अपने अल्फाजों की मुआफ़ी चाहूँगा। अगर मुझसे कोई गलती हो जाए, मैं इन उलमा साहब को, आलिम साहब को उस रमज़ान ट्रांसमिशन में सुना करता था जब ये आमिर लियाकत की जो रमज़ान ट्रांसमिशन हुआ करती थी उनमें बैठा करते थे। मैं इनका बहुत एहतराम करता हूँ, अल्लाह ताला इनकी इज़्ज़त में और इजाफ़ा फरमाए। लेकिन जनाब ने कुछ ऐसे पॉइंट्स उठाए हैं जिनके साथ थोड़ा सा इख्तलाफ है मुझे, और इख्तलाफात सभी में होते हैं। मैं फ़िरका वारियत की बात नहीं करूँगा, ना ही किसी फ़िरके की बात करूँगा, मैं बात लॉजिकली करूँगा। जनाब फरमाते हैं, मौलाना साहब फरमाते हैं कि MLO क्यों रोका जा रहा है। मैं बताना चाह रहा हूं कि MLO अब अगर करवाया भी जाएगा तो मेडिकली अगर देखा जाए तो उस रिपोर्ट में कोई पॉजिटिव रिपोर्ट नहीं आएगी। इतने दिन गुजर चुके हैं, इतना अरसा गुजर चुका है, तो MLO करवा के आप क्या साबित करेंगे? बच्ची के साथ आप साबित करना चाहते हैं कि बच्ची के साथ रेप हुआ है, बच्ची के साथ ज़िना हुआ है। अगर आप लोगों ने यह साबित करना था तो पहले आप लोगों ने वो साबित क्यों नहीं किया कि बच्ची को जिस्म फरोशी के अड्डों पे सेल किया जाना था? तो आपने इकरारुल हसन से क्यों नहीं राब्ता किया, जिन्होंने कहा था कि मेरे पास सबूत है, मैं अदालतों में लेकर जाऊंगा? आपने इकरारुल हसन से क्यों नहीं ये कहा कि आप जाएं बच्ची के पास और कहें कि बताओ बेटा कि आपको इंजेक्शन लगाए जाते थे या नहीं लगाए जाते थे? कोई बड़ा सहाफ़ी बच्ची तक क्यों नहीं पहुंच पाया? उसके बाद उन्होंने एक पॉइंट उठाया, मुल्जिमान को क्यों बरी किया गया है, क्यों जो दफ़ा लगाई गई थी उस पर बेल क्यों दी गई है? जनाब, मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर 302 का भी मुल्जिम होता है तो बेल तो उसकी भी हो जाती है। मैं कानूनी तौर पे कोई बात नहीं करना चाहता, ये वो अदलिया जानती है या फिर जजेस हजरात जानते हैं, तो इस पॉइंट को मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा। कहते हैं कि कानून के दायरे में लाया जाए। कौन है इनके पीछे? सर, इनके पीछे तो JDC नहीं है। सर, इनके पीछे तो कोई पीपल्स पार्टी की कोई कारकुनान नहीं मौजूद। इनके पीछे किसी पार्टी से कोई ताल्लुक रखने वाला कारकुनान में से कोई मौजूद नहीं है। तो JDC सपोर्ट करने वाले थे, जो साहब हैं उनको सपोर्ट करने वाले थे, तो हमें तो कहीं नजर नहीं आए। ना किसी मुफ्ती ने इनके हक में बयान दिया ज़हीर के हक में, ना किसी आलिम ने इनके हक में बयान दिया, ना किसी सियासतदान ने इनके हक में बयान दिया, ना किसी डॉक्टर ने इनके हक में बयान दिया, ना किसी वकील ने सवाए अली जाफी साहब के किसी और वकील ने बहुत दबंग तरीके से किसी ने बयान नहीं दिया ज़हीर के हक में, ना ही जजेस हजरात ने इनके हक में बयान दिया। तो कौन हो सकता है? JDC तो कराची में है ना, तो सर कराची में सपोर्ट किसकी है? किसको सपोर्ट किया जा रहा है JDC की जानिब से? एक बहुत बड़ी NGO है पीछे, इनके बहुत बड़ी लॉबी है, तो किसके पीछे है सपोर्ट? ये मैं आपसे सवाल करता हूं सर। दूसरा, आपने पॉइंट उठाया कि माइनर फौरन वालिदैन के पास जाए। सर, क्या ऐसा नहीं है कि आपने इस्लाम को नहीं पढ़ा? क्या दीन को नहीं पढ़ा? अम्मा आयशा का निकाह किस उम्र में हुआ था? उनकी रुखसती किस उम्र में हुई थी? आप किस बुनियाद पे कहना चाह रहे हैं कि बच्ची माइनर है? मुझे बता दें कि बालिग की तारीफ क्या है, बालिग कब होती है बच्ची? मुझे मेडिकली बता दें या मुझे इस्लामी तरीका कार से बता दें कि किस तरह से बच्ची बालिग होती है। बच्चा पैदा करने के अहल हो जाए बच्ची, तभी बच्ची बालिग होती है ना। तो आप माइनर किस चीज को कह रहे हैं? क्या कहना चाह रहे हैं आप? क्या चीज साबित करना चाह रहे हैं? आप बड़ी उम्रों में जाके ज़िना कर लें लेकिन बच्चियों की शादियां ना करें, बच्चियां अपनी पसंद की रजामंदी का इजहार ना कर सके अपने पेरेंट्स के सामने। सर, ये भी तो जानिए ना, आप शेल्टर होम में क्यों नहीं गए? आप बच्ची से क्यों नहीं मुलाकात कर पाए? आपने बच्ची की राय क्यों नहीं जानी? यहां पे बच्चों के हकूक को क्यों दबाया जाता है? यहां पे बड़ा ही क्यों सच्चा साबित होता है? जिसके पास पैसा होता है वो सच्चा होता है, जो गरीब होता है वो झूठा होता है। ऐसा क्यों है? आप भी तो बराबरी कीजिए ना। आप भी तो शेल्टर होम में जा सकते हैं, आप भी तो अदालत में लेटर लिखकर दे सकते थे कि मैं बच्ची के साथ मुलाकात करना चाहता हूं, बच्ची जिसके साथ जाना चाहेगी मैं उसके साथ भेज दूंगा। लेकिन आपने बयान देना बेहतर समझा। अब उलमा इकराम की सपोर्ट किसके साथ है? ज़हीर के हक में कोई बयान नहीं दे रहा, किसी आलिम ने बयान नहीं दिया, लेकिन आपने बयान दिया किसके हक में? आप समझ गए। उसके बाद एक और पॉइंट उठाया जाता है
कि डेट पर डेट क्यों दी जा रही है। ये जजेस हजरात इस बारे में बेहतर जानते हैं, मैं इस बारे में कोई राय नहीं रखता। उसके बाद कहा जाता है कि सबूत लेने के लिए मुझे बुलाओ, कटहरे में मुझे बुलाया जाए। तो सर आप भी इकरारुल हसन की तरह अगर आप भी आना चाहते हैं अदालत में तो गैंग साबित कर दीजिए, आप भी ये साबित कर दीजिए कि बच्ची को वर्गलाया गया। आप बजाय इसके कि बच्चों की तरबियत को अहमियत देते और कहते कि मैं पेरेंट्स से अपील करता हूं कि अपने बच्चों की अच्छे से तरबियत करें, बच्चों को समझाएं कि आपने चैटिंग पर दोस्तियां नहीं करनी, आपने यूनिवर्सिटीज में कॉलेजेस में दोस्तियां नहीं करनी, बजाय इसके आप ये कहते, आपने कहा कि मैं कटहरे में जाता हूं और सबूत देता हूं। तो सर आप भी इकरारुल हसन साहब की तरह चले जाएं, अदालत में जाएं, बताएं उनको कि कहां जिस्म फरोशी के अड्डे पे बेचा जाना था, कहां इंजेक्शन लगाए जाते थे, कैसे वर्गलाया गया। वो चैट सब कुछ सामने आ चुकी है बच्ची की कि बच्ची किस तरह से प्यार मोहब्बत का इजहार करती थी ज़हीर के साथ। ये बच्ची की भी गलती है, या तो फिर आप कहें कि बच्ची को भी जेल में डालें, बराबरी करें ना सर। आप तो आलिम हैं तो आपको बराबरी करनी चाहिए। मैं बहुत माजरत करता हूं, मैं हाथ जोड़ता हूं, मैं आपके काबिल नहीं हूं, मेरे पास नॉलेज नहीं है, मेरे पास थोड़ा सा नॉलेज है, मैं इंसाफ को पसंद करता हूं, बिल्कुल मेरे पास सिर्फ इतना सा नॉलेज है। अल्लाह ताला ने मुझे इतनी जरूर अकल दी हुई है कि मैं किसी के हक में, किसी सच्चे इंसान के हक में आवाज उठा सकूं। फिर आप कहते हैं कि काज़मी साहब बेचारे जिनको कुछ नहीं पता, इधर उधर लाड़े लगाए हुए हैं उनको, और जबरान नासिर साहब को सलाम पेश करता हूं। सर जबरान नासिर साहब ने कशमाला के केस के बारे में आपको कुछ नहीं बताया होगा, आपको जबरान नासिर साहब ने वो 3 बच्चियों के बारे में कुछ नहीं बताया होगा जिनको अदालत ने, जिनकी बच्चियों की उम्रें छोटी थी, उनको अपने शोहरों के साथ भेज दिया। आपको जबरान नासिर साहब ने वो तो नहीं बताया होगा कि जबरान नासिर साहब ने कितने पैसे लिए थे। अब मुझे ये बता दीजिए, कशमाला के केस में अगर पैसे लिए गए हैं तो इस केस में सिर्फ फेम हासिल करने के लिए केस को पकड़ा गया था। जबरान नासिर साहब ने आपको यह नहीं बताया सब कुछ कि केस क्यों खेल रहे हैं, सिर्फ फेम हासिल करने के लिए, शोहरत हासिल करने के लिए और अपने केसेस बढ़ाने के लिए सिर्फ इस केस को हाथ डाला है। आपको जबरान नासिर साहब इस चीज में नजर नहीं आ रहे। फिर कहा जाता है कि मेरिट पर देखना चाहिए। सर मेरिट पर ही फैसले हो रहे हैं, मेरिट पर अगर फैसले ना होते तो ज़हीर और शबीर अभी तक जेल में होते। आप लोग तो चाहते हैं कि बच्चा और बच्ची बाहर निकले, हम उनको कत्ल करवा दें। सर मैं ये बहुत मुतमिन तरीके से मैं कहना चाहता हूं कि बच्चा और बच्ची जैसे आम हालात में होता है, ये तो हाई प्रोफाइल केस बन गया है खैर, इसलिए बच्चा और बच्ची अभी तक बचे हुए हैं। अगर ये अदालतों में ना होते केसेस तो मैं कहता हूं अब तक इन दोनों ने मर चुके होना था, इनको किसी ने मार देना था, या आपकी तरफ से या ज़हीर की तरफ से किसी ने मार देना था दोनों को। खैर अब एक और पॉइंट इन्होंने उठाया कि पुलिस का गैर जिम्मेदाराना शख्स ने एक बयान दिया है कि बारिश के साथ सब कुछ बह गया, जो सबूत थे सब कुछ बह गए। सर मैं इसकी वजाहत कर दूं आपको, वो एक टॉन्टिंग अंदाज था, तंजिया अंदाज था। वो शौकत शाहानी साहब का अब सीन ही नहीं है, अब उनके साथ क्या ताल्लुक है आपका? आप जो नए डीएसपी साहब हैं, नए इन्वेस्टिगेशन जो कर रहे हैं डीएसपी साहब, आप उनसे सवालात करते, अपने सहाफियों से कहते जरा उनके पास भी तो जाएं। उनके पास क्यों नहीं जाते? सिर्फ इसलिए कि वो जरा दबंग अंदाज में बोलते भी हैं और फिर जवाब भी देते हैं और फिर सच का साथ भी देते हैं। उनको पता है कि सहाफियों के साथ कैसे निबड़ना है, तो इसलिए आपके सहाफी उनके पास नहीं पहुंचे अभी तक। खैर वो जो उन्होंने बयान दिया शौकत साहब ने, मैं उनकी साइड नहीं ले रहा, ना ही उनके हक में बोल रहा हूं, मैं तो उनसे मिला भी नहीं हूं, ना उनके साथ मुलाकात हुई है। मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि उनका अंदाज चेक कर लीजिए कि उनका अंदाज तंजिया था। जब उनका केस के साथ ताल्लुक ही नहीं है तो वो क्या कहेंगे? वो क्या कहेंगे? भेज दो इन्होंने जेल से, ऐसे तो नहीं बोलेंगे ना। वो यही कहेंगे हाँ भाई जो है थे सबूत है बह गए। तो ये तंजिया अंदाज था ना उनका। अब कहा जा रहा है, एक और पॉइंट उन्होंने कहा है कि क़यामत के दिन हिसाब देना पड़ेगा। बिल्कुल आपको भी हिसाब देना है, मुझे भी हिसाब देना है, इस दुनिया में जितने भी लोग पैदा हुए उन सबको हिसाब देना है। वो अल्लाह ताला की ज़ात है। मैं आप कोई नहीं होते जो हिसाब मांगें या किसी पर झूठे इल्ज़ामात लगाएं। आपने कोशिश की सर कि आप ज़हीर की फैमिली को मिलें, आपने कोशिश की ये जानने की कि ज़हीर की फैमिली क्या चाहती है। आपने सिर्फ वन साइडेड होकर खेलना क्यों चाहा? कैसे मुमकिन है कि अगर बैट्समैन खड़ा है और बॉलर बॉल ना करवाए तो बैट्समैन छिक्का मार दे? ऐसा नहीं हो सकता ना। तो सर दोनों तरफा ये खेला गया है मैच। अगर ज़हीर पसंद करते हैं बच्ची को यानी कि आपकी परी को, तो परी भी पसंद करती है ज़हीर को।
परी अभी तक इस चीज पे कायम है। आप कोशिश करें, दोनों तरफा खेलने की कोशिश करें, एक तरफा अंपायर ना बने। ऐसा ना हो कि विकेट फिर आउट हुआ या नहीं हुआ ये आप बताने के लायक ना रहें। तो प्लीज सर, आप हमारे लिए काबिले एहतराम हैं, हम आपकी इज्जत करते हैं, हम आपको सुनते हैं, आपसे सीखते हैं। आपने इस कौम की इस्लाह करनी है, आपने वन साइडेड होके नहीं खेलना, आप दोनों तरफ से खेलें, ठीक है। तो इन चीज़ों को समझने की कोशिश करें, इस कौम को समझाएं, जो पॉजिटिव चीज़ें वो समझाएं। आप नेगेटिव चीज़ों को एक तरफ से सुन के दूसरी तरफ से आप सुनना ही ना चाहें तो सर वो दूसरा कान नाराज़ हो जाएगा ना। तो प्लीज़ सर, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, मेरे अल्फाजों में अगर कुछ तलखी पाई गई हो तो मैं माफ़ी चाहता हूँ सर। मेरे पास नॉलेज नहीं था, लेकिन मैं इंसाफ और सच का साथ देने का हकदार हूँ और हक रखता हूँ, और मैं इंशाल्लाह देता रहूँगा। अगर सर मेरे से गलती हुई तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।